वेलकम टू आवर चैनल साइंस एक्स वाई जेड। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। और कोरोना चल रहा है, प्लीज अपने हैंड वॉश टाइम टू टाइम करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। देवी माँ ब्लेस्ड यू। आज हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन नंबर 10। तो लेसन है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यानी मोशन क्या होता है और साथ में हम किसी डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं और पहले कैसे किया करते थे, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले होता है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है। क्या आपको पता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आज हम बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तब हम टैक्सी का यूज करते हैं, कैब का यूज करते हैं। हमें थोड़ा और डिस्टेंस के लिए अगर ट्रैवल करना है, हमें किसी अदर विलेज में या टाउन में ट्रैवल करके आना है तो हम बस का यूज करते हैं। हमें किसी और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो हम ट्रेन्स का यूज करते हैं। हमें अगर उससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे जाना है यानी हमें किसी अदर कंट्रीज का ट्रैवल करना है तो हम एरोप्लेन का यूज करते हैं। और अगर आपका मन हो गया कि पापा जी मुझे तो मून पे जाना है तो आपको रॉकेट से जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जब हम किसी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते हैं या मोशन करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स अ मैकेनिज्म इन विच अ थिंग इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी थिंग एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके, तो बच्चों आपने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट देखे हैं जैसे ट्रेन, कैब, बस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये सब ट्रांसपोर्ट्स नहीं थे तब कैसे लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, क्या करते थे? यानी बहुत टाइम पहले कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता था? क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये सब डिस्कशन किया है? अगर आपने नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे मीन्स या नहीं थे। बिल्कुल ऐसे साधन पहले ट्रांसपोर्टेशन के नहीं हुआ करते थे। तो पहले के लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे अपने पैरों से। वो अपने पैरों से चलकर ही बहुत दूर तक ट्रैवल किया करते थे। और जब थोड़ा टाइम बाद लोगों को पता चला कि अब हमें कहीं जाके सामान भी लेके जाना है हमें, तो वो अपने साथ क्या रखते थे? एनिमल्स रखते थे। एनिमल्स की केयर करते थे, उनको फीड कराते थे, ताकि जब उनको कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता था तो वो अपना सारा सामान उस एनिमल्स की कमर पे रख के और पैदल पैदल चले जाया करते थे। तो बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। फिर थोड़े टाइम बाद इन्वेंशन हुआ व्हील का। व्हील के इन्वेंशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई, बहुत तेजी से इवोल्यूशन आया। एक व्हील के आते ही सबसे पहले बकल कार्ट बनने लगी, कैमल कार्ट बनने लगी, बहुत तरह की कार्ट्स बनने लगी, जिससे एनिमल के यूज से उसके पीछे कार्ट लगा के और बहुत दूरी तक ट्रैवल किया जा सकता था। फिर धीरे धीरे हम साइकिल को देखते हैं, साइकिल्स आई, फिर फास्ट कार्स आई और आज इवोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम देखते हैं हम बुलेट ट्रेन का यूज करते हैं। हम और भी अगर चांद पे अगर हमें जाना है या स्पेस में जाना है, आप देखते हैं कि अगर हमें मार्स तक की यात्रा करनी है तो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो हम देखते हैं with the changing time transport also has gone through various modification। टाइम के चेंज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा मॉडिफिकेशन आया। फ्रॉम एनिमल टू इन्वेंशन ऑफ व्हील। सबसे पहले जो एनिमल से ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, उसके बाद जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गया तो बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया। द इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट when we observe the fast cars, bullet trains etc। तो जब जैसे ही इवोल्यूशन आया, व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो हमने देखा फास्ट कार बनने लगी, अब तो बुलेट ट्रेन्स भी आ रही हैं। और टुडे न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर बीइंग रिसर्च अपॉन। और आजकल तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स पे रिसर्च चल रही है। डिस्टेंस से हमें क्या पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लेस हमसे कितनी दूरी पे है, ये हमें बात पता चलती है उसकी डिस्टेंस का मेजरमेंट करके। तो अब डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए? जब हम डिस्टेंस का मेजर करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिस्टेंस के मेजरमेंट की जरूरत ही क्या है? तो बच्चों बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका मार्केट कितना दूर है आपके घर से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वहां जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है? हो सकता है आपका घर मार्केट में ही हो तो आप वॉकिंग डिस्टेंस से पे हो तो आप वॉक करके जा सकते हैं। हो सकता है आपका मार्केट 1 किलोमीटर है तो आपको
कुछ ट्रांसपोर्ट यानी कुछ साइकिल वगैरह लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपका मार्केट बहुत ही दूर है, जैसे आपको 30 किलोमीटर जाना है, तो आपको बस से जाना पड़ेगा। और आपको एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो ये सब बातें कितनी दूर है कि उस चीज की डिस्टेंस कितनी है, उससे हमें पता चलती है। तो इसीलिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल कॉन्स्टिट्यूट डिस्टेंस, तो हमें किसी ऑब्जेक्ट तक ट्रेवल करने के लिए कितना डिस्टेंस जो है, कितनी दूरी तक जाना पड़ेगा, इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है। तो मेजरिंग यूजिंग हैंड स्पैन एंड मेजरमेंट बाय द स्ट्रिंग वर यूज द एंशिएंट टाइम। तो पहले के टाइम पे तो डिस्टेंस नापने की कोई यूनिट नहीं थी। किस चीज से डिस्टेंस नापे? आपने कहते सुना होगा मम्मा को या किसी भी शॉपकीपर को कि ये जो क्लॉथ है 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो वो एक यूनिट है। मीटर क्या है? एक यूनिट है। लेकिन एंशिएंट टाइम में जब यूनिट्स नहीं हुआ करती थी, तो कोई भी चीज को मेजर करने के लिए क्या करते थे? हैंड स्पैन का यूज करते थे। ये होता है हैंड स्पैन। हम अपनी बोर्ड को अगर नापे तो ये हमारे 1, 2, 3, 4 एंड हाफ, तो ये 4 एंड हाफ हैंड स्पैन है। बट ये मेरा 4 एंड हाफ हैंड स्पैन है। बच्चों आपका तो हाथ छोटा होगा, तो ये उससे ज्यादा का हो सकता है। तो ये जो मेथड था हैंड स्पैन वाला, ये रिलेबल नहीं था, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबके हैंड का साइज अलग अलग हो सकता है, सबके हैंड स्पैन का साइज भी अलग अलग हो सकता है। तो दैट मीन्स द मेथड इज नॉट फॉर रिलेबल। Some standard unit measure have been introduced, इसीलिए कुछ जो है स्टैंडर्ड यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो ये एंशिएंट टाइम का जो मेथड था ये रिलेबल नहीं था। अब कैसे नापा जाए कि किसी कोई फार्मर कैसे नापे कि हमारे फील्ड की जो एरिया है इतना है। कोई भी किसी जगह पे जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एक रूम दूसरे रूम से इतना दूर है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर का एरिया कितना है? तो इन सब की चीज की डिस्टेंस और एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट करना पड़ता है। तो मेजरमेंट आप हैंड स्पैन से करेंगे तो वो तो सबका साइज अलग अलग होता है बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये मेथड रिलेबल बिल्कुल नहीं है। तो एक रिलेबल जिसपे विश्वास किया जा सके ऐसी यूनिट की तलाश है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको सब फॉलो करते हैं, मतलब ऐसी यूनिट मेजरमेंट की जिनको हर कंट्री में हर जगह जो है फॉलो किया जाए, ऐसी यूनिट्स को कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो सबसे पहले क्यूबिट में एक स्टैंडर्ड क्यूबिट को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट जो है इजिप्ट में फॉलो किया जाता था सबसे पहले। तो क्यूबिट क्या होता है बच्चों? क्यूबिट होता है हमारे फिंगर टिप से हमारे एल्बो तक का पोर्शन। ये लेंथ हमारी 1 क्यूबिट के बराबर होती है, 1 क्यूबिट के बराबर होती है। तो क्यूबिट मीन द लेंथ बिटवीन फिंगर टिप्स एंड एल्बो। तो फिंगर टिप और एल्बो के बीच की जो लेंथ है वो क्यूबिट के बराबर होती है। ओनिंग द डिफरेंस लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ ईच पर्सन। तो हर पर्सन का जो बॉडी पार्ट होता है वो अलग अलग लेंथ का होता है। आपका हैंड्स मेरे हैंड से थोड़ा शॉर्ट लेंथ का होता है, और अगर मेरे से कोई लंबा इंसान है, पर्सन है, तो उसका हैंड मेरे हैंड से थोड़ा लेंथ में ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये यूनिट जो हो गई ओल्ड फैशन, यानी इसको ऑब्सोलेट कर दिया गया, क्योंकि ये सबका अलग अलग था, इसलिए एक ये भी रिलेबल यूनिट नहीं लगी। उसके अलावा जो अर्लियर यूनिट्स थी वो थी फुट, यार्ड, चिन एक्सेट्रा। फुट यानी पैर के बराबर जो होता है 1 फुट कहलाता था। यार्ड यानी हमारी फिंगर टिप से लेके शोल्डर तक, इसको कहते थे 1 यार्ड। चिन, ऐसी ही बहुत सारी यूनिट्स थी। जो क्या करा गया? ओनिंग द डिफरेंस लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट ईच पर्सन, दीज आर्बिट्री सिस्टम बिकम ऑब्सोलेट। तो आर्बिट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? आर्बिट्री का मतलब होता है सेल्फ विलिंग। सेल्फ विलिंग यानी अपना मनमाना। सेल्फ विलिंग मतलब खुद से कुछ भी सोच के कोई यूनिट आपने दे दी है और उनको कह दिया है कि आप सब इसी को फॉलो करो। तो ये सब ऑब्सोलेट मतलब ओल्ड फैशन, ये सब ओल्ड फैशन हो चुका है। आज के टाइम में हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है हम कुछ और पढ़ते हैं। हमने देखा इजिप्ट में एज अ स्टैंडर्ड यूनिट क्यूबिक का यूज किया गया। क्यूबिट में क्या होता था? हमारी फिंगर टिप से हमारी एल्बो तक की लेंथ को क्यूबिट के रूप में यूज ले रहे थे, लेकिन वो रिलेबल नहीं थी, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी का साइज अलग अलग होता है। उसी
सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यही यूनिट्स यूज में ली जाती है, ताकि किसी भी जगह हम चले जाएं, हर जगह जो मेजरमेंट है वो एक जैसा ही रहेगा। तो मीटर का यूज लेते हैं हम किसी भी चीज की लेंथ मापने के लिए। तो मीटर की ये जो मीटर होता है वो यूज लिया जाता है। कोई भी चीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एक होता है न्यूमेरिक वर्ड, जैसे यहाँ पे 1 है न्यूमेरिक वर्ड, और एक होता है एम यानी अल्फाबेट। तो इसको हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ 5 मीटर, तो यहाँ न्यूमेरिक वर्ड है 5 और मीटर है इसकी यूनिट, ठीक है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और किलोग्राम का यूज किया जाता है वेट मापने के लिए। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, और टाइम मापने के लिए सेकंड का यूज किया जाता है, और 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट के। द एमके सिस्टम दैट इज द मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। तो इसको कहते हैं एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। तो इसी सिस्टम को कहते हैं एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो स्टैंडर्ड यूनिट हमने लेंथ की ले ली है मीटर, लेकिन अगर मान लो मुझे इतना सा लेंथ नापना है, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ का है, तो बहुत शॉर्ट लेंथ नापने के लिए हम मीटर का यूज लेंगे तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा। इसीलिए मीटर को वापस से 100 सेंटीमीटर में बांटा गया, मतलब 1 मीटर के 100 पार्ट्स किए गए, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वहीं 1 सेंटीमीटर फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड होता है और 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। आपने देखा होगा हमारा जो स्केल होता है उसका 1 पार्ट, यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ 2 लिखा होता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 10 पार्ट में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है इस पार्ट से इस पार्ट की, ये 1 mm यानी 1 मिलीमीटर तक की होती है। और उसी तरह अगर हमें बहुत लंबी डिस्टेंस या बहुत लंबा लेंथ नापना हो, जैसे हमें पता करना हो इस स्टेट से इस स्टेट की दूरी कितनी है, तो वो भी मीटर में नापना आसान नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इससे भी बड़ी यूनिट एक आती है किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर बनकर 1 किलोमीटर बनता है। तो इसी तरह से इनको छोटा या बड़े फॉर्म में कन्वर्ट किया गया ताकि जो हम मेजरमेंट है वो और इजीली कर सके। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देख रहे हैं करेक्ट वे टू यूज मीटर स्केल। मीटर स्केल हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हम सबके पास होता है, जो स्केल होता है हमारा उसी को कहते हैं मीटर स्केल। कीप द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर। हमें जिस भी चीज का मेजरमेंट करना है हमें उसके ऊपर, उसी के कांटेक्ट के अंदर उस स्केल को रखना होता है। तो जैसे आपको अगर इस लाइन का मेजरमेंट करना है तो आपको स्केल इस लाइन के ऊपर रखना होगा। स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 मार्क्स टू द स्केल। तो सबसे पहले हम 0 मार्क से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसके जो भी ऑब्जेक्ट हमें मेजर करना है उसके एक एंड के ऊपर हमें 0 मार्क को रखना होगा। टू अवॉइड टेकिंग इनकरेक्ट मेजरमेंट द पोजीशन शुड बी करेक्ट। तो हमें हमारा जो मेजरमेंट है वो इनकरेक्ट ना हो या गलत ना हो जाए, इसके लिए हमें अपनी जो पोजीशन है वो करेक्ट रखनी होती है। मतलब जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमें उसे एकदम मिडल से और ऊपर से देखना होता है, उसके जस्ट ऊपर से 90 डिग्री के एंगल से हमें उसे पढ़ना या मेजरमेंट को देखना होता है। अगर हम इस मेजरमेंट को, जैसे ये लाइन माना 4.5 सेंटीमीटर की है, ये लाइन 4.5 सेंटीमीटर की है, अगर मैं इसको यहाँ ऊपर से जस्ट ऊपर से देखती हूँ तो मुझे ये करेक्ट मेजरमेंट शो होता है 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैंने अपनी पोजीशन थोड़ा सा इस साइड कर दी, लेफ्ट साइड में कर लिया है, तो ये मेजरमेंट मुझे दिखेगा 4.7, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ सकता है। अगर मैं इस साइड से देखती हूँ तो हो सकता है मुझे ये मेजरमेंट दिखे 4.4। तो इस तरह के एरर से
बचने के लिए हमें करेक्ट पोजीशन से जो मेजरमेंट को पढ़ना होता है, ये रीड करना होता है। हम देख रहे हैं मेजरमेंट अलोंग कर्व लाइन। हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा था कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट हो तो इजीली उसका मेजरमेंट किया जा सकता है कि मीटर स्केल को यहाँ 0 पे इस लाइन के ऊपर रखकर और इस लाइन का यहाँ तक मेजरमेंट हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कर्व लाइन हो, अगर लाइन इस तरह की कुछ कर्व्ड हो, तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो देखते हैं, टेक अ थ्रेड एंड टाई अ नॉट एट द एंड। एक थ्रेड लेंगे और उसके एक एंड को टाई कर देंगे। मैंने ये थ्रेड लिया है और इसके एक एंड को मैंने इस तरह से टाई कर दिया है, यहाँ पे एक नॉट लगा ली है। From this end, measure a small portion of curved line which is somewhat the straight and put the thumb। तो अब हम इस नॉट को इस कर्व लाइन के यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और इसको इस कर्व लाइन पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे स्मॉल पोर्शन को रखते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ये कर्व लाइन के इस थ्रेड को कर्व लाइन के इतने स्मॉल पोर्शन के ऊपर रखा, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ अगेन स्टार्ट फ्रॉम द थंब मार्क पोजीशन एंड मेजर द अनदर स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइन। मैंने यहाँ थंब मार्क से फिर एक थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन इस लाइन का मेजर किया, फिर यहाँ पे थंब मार्क रखा, फिर मेजर किया, फिर थंब मार्क रखा, फिर इसको मेजर किया इस लाइन के ऊपर से और थंब मार्क रखा, फिर छोटा सा पोर्शन मेजर किया, फिर थंब मार्क रखा, मेजर किया, थंब मार्क रखा, फिर अगेन हम इसमें से मेजर करेंगे और थंब मार्क, फिर मेजर करेंगे, थंब मार्क्स पे रखेंगे और ये एंड। अब हमने इस लेंथ को इस थ्रेड की हेल्प से पूरा मेजर कर लिया है और जब तक ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना होता है, तब तक जब तक कि ये लाइन एंड ना हो जाए। अब हम इस थ्रेड को इजीली किसी भी मीटर स्केल पे रखकर हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये थ्रेड यहाँ से यहाँ तक कितना है। वो ही जो मेजरमेंट है वो इस कर्व लाइन का होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना मोशन कहलाता है। सच एज आज अभी आप यहाँ हो, आप पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद आप जाओगे डाइनिंग हॉल में, आप खाना खाओगे, इट मीन्स मोशन हुआ है कि आपने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो मोशन किस टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन हम देख रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज सेड टू बी अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ट्रेन, फॉर एग्जांपल, ट्रेन कैसे चलती है? ट्रेन चलती है अपनी पटरी पे, है ना, उसकी रेक्टिलिनियर मोशन शो करती हुई। नेक्स्ट मोशन आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एज आपको नाम से ही पता चल रहा है, सर्कल में जो भी मोशन एक सर्कल में होता है जिसका कोई सेंटर हो, वो उस एक सर्कल में मोशन करता है, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। द मोशन इन एग्जिबिटेड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जो आप रोज देखते हो अपनी घड़ी में, घड़ी के जो हैंड होते हैं, एक होता है घड़ी में आवर हैंड और एक होता है मिनट हैंड। तो ये इस टाइप से क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं, एनी टाइम क्या घूमते रहते हैं, ऐसे गोल घूमते रहते हैं, इसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके अलावा सर्कुलर मोशन के एग्जांपल आपको कौन से पता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन वो होता है जो टाइम के एक पीरियड के बाद उसी पाथ में मोशन को रिपीट करता है। जैसे कि पेंडुलम, पेंडुलम एक बार इस साइड आता है, एक बार इस साइड आता है तो ये यही पाथ क्या करता है? रिपीट करता रहता है बार बार। तो एक पीरियड में इस बार इस साइड गया है, सेकंड पीरियड में इस साइड आया है, तो एक फिक्स टाइम लैग में इसने ये वाला मोशन शो किया है। When the object repeat its motion after a fixed interval of time, it is said to be undergoing periodic motion। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करता है फिक्स टाइम इंटरवल में, तो उसको कहते हैं कि वो पीरियडिक मोशन में है। जैसे कि क्लॉक के पेंडुलम की हम बात कर रहे थे। और कोई एग्जांपल आपको पता है जो कि पीरियडिक मोशन
एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मोशन हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। हमने फर्स्ट मोशन कौन सा पढ़ा था? हमने फर्स्ट मोशन पढ़ा था रेटिलिनियर मोशन, उसके बाद सर्कुलर मोशन और उसके बाद पीरियडिक मोशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। द मोशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय इमेजिन ऑफ अर्थ रोटेशन। इस मोशन को हम इजीली किससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? अर्थ के रोटेशन से। अर्थ क्या करती है? आपको सबको पता है अर्थ क्या करती है। अर्थ सन के चारों ओर, अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में मोशन शो करती है, चक्कर लगाती है। इसको कौन सा मोशन कहते हैं? अब सब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैडम ये तो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक सर्कल में ये अर्थ के चारों ओर घूम रही है। तो बच्चों आप सब सही सोच रहे हैं, ये वाला मोशन जो है सर्कुलर मोशन है, लेकिन अर्थ जो है इसके अलावा भी एक मोशन शो करती है, वो मोशन होता है रोटेशनल मोशन। अर्थ अपनी एक्सिस, एक्सिस वो लाइन, इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इस एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूमना। आपने कभी किसी टॉप को अपनी तरफ एक्सिस पे गोल गोल घूमते हुए देखा है? एक ही जगह पे खड़े होके गोल गोल घूमना इस तरह से। तो अर्थ भी ऐसे चक्कर काटती है, ऐसे घूमती घूमती गोल गोल इस तरह से अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है। मतलब अर्थ टू टाइप के मोशन शो करती है। फर्स्ट वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती है। सेकंड वो सर्कुलर पाथ में सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो अर्थ जो है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों शो करती है। तो रोटेशनल मोशन वो होता है जो अपनी ही एक ही जगह पे अपनी एक्सिस पे खड़े होकर गोल गोल घूमते हो। जैसे आप बचपन में खेल खेल में घुमा करते थे, अपनी ही जगह खड़े होकर ऐसे गोल गोल रोटेट होते थे, वो वाला ही मोशन कहलाता है रोटेशनल मोशन। When the earth spin its own axis, it's said to be undergoing rotational motion। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है तो इस मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। इस तरह से आपने और भी रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल देखे होंगे। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या आपको कोई और एग्जाम्पल पता है रोटेशनल मोशन का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको ये वीडियो का जो है बेनिफिट मिल सके।